हाय स्टूडेंट्स, आपका अभिनव ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। परसों मतलब 7 अक्टूबर को सीबीएसई एक नोटिस रिलीज़ की है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2022 will be conducted in 2 terms. The first term is scheduled for November-December 2021 and the board is expected to release the date sheet this month at cbse.gov.in and cbse.nic.in. Term second exam will be held between March and April 2022. The board said the term 1 exam will be conducted in a flexible schedule of 4 to 8 weeks ड्यूरेशन। इसका कहने का अर्थ हुआ कि सीबीएसई जो है क्लास 10th और 12th का अब एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में बांट दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के बीच में लिया जाएगा और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में लिया जाएगा। यहाँ पर सीबीएसई यह भी बात कर रही है कि क्वेश्चन पेपर्स इन द सीबीएसई टर्म फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs इंक्लूडिंग केस बेस्ड MCQs and MCQs on the assertion region type. The duration of the exam will be 90 minutes. इसका अर्थ हुआ कि इस बार जो एग्ज़ाम सीबीएसई ले रही है फर्स्ट टर्म में, वो लॉन्ग टाइप आंसर पे ना लेकर के MCQs पर ले रही है। MCQs पर लेना बच्चों के लिए आसान लगता है, लेकिन वास्तव में MCQs से अच्छा लॉन्ग टाइप आंसर ही होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइप आंसर में आप थोड़ा भी कुछ नॉलेज अगर रखते हैं और उसको एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उस पर अगर 5 मार्क्स का एग्ज़ाम वो क्वेश्चन है तो उस पर कम से कम आपको 2 मार्क्स भी ज़रूर ही दे देता है। लेकिन MCQs में क्या है कि इसमें अगर आप गलत हो गया आंसर तो वो आपका फुल्ली 1 मार्क कट जाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। MCQs में कोई हल्का नहीं लेना है। MCQs में और ज़्यादा NCERT बुक को पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि MCQs बीच टॉपिक से बनाया जाता है, बीच चैप्टर से बनाया जाता है और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं है तो आप अच्छे से जवाब नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बच्चे समझते हैं कि MCQs का अर्थ होता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाए, या तो A सही होगा या B सही होगा या C सही होगा या D सही होगा। 4 में से कोई एक लगाना है, बस वो सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, मैचिंग भी पूछा जा सकता है। और सीबीएसई की आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखेंगे तो कम से कम आपको उसमें लगभग 2 या 4 एसर्शन रीजन ज़रूर मिल जाएगा। एसर्शन रीजन पूछने से ये सबसे बड़ा पॉइंट मिलता है कि हमें बीच बुक से, बीच चैप्टर से पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। इसीलिए आप लोग NCERT बुक को मन लगा करके थ्रूली, मतलब 1 लाइन से अंतिम तक, मतलब लाइन बाय लाइन आप पढ़ो और फिर उससे खुद ब खुद MCQs भी निकालने का कोशिश कीजिए और फिर एसर्शन रीजन भी बनाने का कोशिश कीजिए। अब बात रही एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन होता क्या है? एसर्शन रीजन में एसर्शन का अर्थ हुआ कथन, मतलब एक कोई बात कह दिया जाता है और दूसरा रीजन, उसका तर्क दिया जाता है। अगर वो तर्क सही है तब कथन भी सही है और तर्क भी सही है, तब आपको वहाँ 5 ऑप्शन मिलेगा, A, B, C, D, E। अगर कथन भी सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और एसर्शन का सही व्याख्या रीजन कर रहा है तो आप A ऑप्शन मारेंगे। अगर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन का रीजन सही व्याख्या नहीं दे रहा है, तब आप B मारेंगे। अगर एसर्शन सही है,
लेकिन रीजन गलत है तब आप सी मारेंगे। अगर एसर्शन गलत है बट रीजन सही हो तब आप ऑप्शन डी टिक करेंगे। अगर दोनों गलत है तब आप ऑप्शन ई को चूज करेंगे। अभी मैं आपको इसी से संबंधित स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि क्या इसका ओरिजिनल बात है। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन को कैपिटल ए से डिनोट किया गया है इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। मार्क द करेक्ट चॉइस एज ए में बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, तब हम ए मारेंगे। बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, तब बी मारेंगे। एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, सी देंगे। अगर एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू तो डी देना है। और ई में है बोथ एसर्शन ए रीजन आर फॉल्स तो ई देना है। अभी मैं आप लोगों को एसर्शन रीजन से कुछ सवाल सॉल्व कराऊंगा। लगभग फिजिक्स के लाइट चैप्टर से 5 क्वेश्चन एसर्शन रीजन बताऊंगा और आप लोग ध्यान से देखिए। एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एसर्शन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 cm फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 cm द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि अगर एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो और वह 26 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर में रखा गया है तो और उसका फोकल लेंथ भी 26 cm हो तो इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगा। रीजन फॉर एबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1/u + 1/v = 1/f गिव्स v = इन्फिनिटी। यहाँ आप देखिए एसर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। आप जानते हो किसी भी कन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा तो वह P और F के बीच में ही बनता है और इमेज छोटा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। जब यहाँ पर इमेज छोटा बनेगा तो P और F के बीच में बन रहा है तो इन्फिनिटी पर तो बनेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन देंगे सी, क्योंकि एसर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। एसर्शन कीपिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स इफ ए प्लेन मिरर इज मूव्ड द इमेज विल आल्सो मूव। ऑब्जेक्ट को हम फिक्स रखते हैं बट प्लेन मिरर को हम मूव करते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तब इमेज विल आल्सो मूव, इमेज भी मूव करेगा, ऐसा कथन कहता है, एसर्शन कहता है। रीजन इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इक्वल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द मिरर। यहाँ पर कह रहा है कि प्लेन मिरर के किसी भी केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो ये बात तो सही है क्योंकि आप लोग पहले भी जानते हो प्लेन मिरर में जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसका 5 प्रॉपर्टीज है। पहला है वर्चुअल बनता है, दूसरा है इरेक्ट बनता है, तीसरा है सेम डिस्टेंस पर बनता है, चौथा है सेम साइज का बनता है और पांचवा है लेटरली इन्वर्टेड बनता है। अगर बाएं है तो उसका इमेज दाएं तरफ हमें दिखेगा, बायां हाथ दायां, दायां हाथ बायां दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एसर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है और ऐसे केसेस में हम लोग डी ऑप्शन लगाते हैं, इसीलिए यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन में एसर्शन है इफ बोथ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूव थ्रू ए डिस्टेंस x, मतलब प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों को हम x सेंटीमीटर आगे पीछे करते हैं तो देन द इमेज मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस 2x। तो यहाँ कह रहा है इमेज 2x
या 2 गुना ज़्यादा मूव करेगा। रीजन इसका कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड प्लेन मिरर इज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस x, जब हम ऑब्जेक्ट को फिक्स रखते हैं और प्लेन मिरर को मूव कराते हैं तो डिस्टेंस x सेंटीमीटर से हम उसको मूव कराते हैं, देन द इमेज इज आल्सो मूव्स थ्रू द डिस्टेंस 2x। तो इमेज 2x से मूव करेगा। यहाँ आपका एसर्शन सही है बट रीजन गलत है। आप जानते हो एसर्शन सही हो रीजन गलत हो तो हम सी ऑप्शन मारते हैं। चौथा नंबर में देखिए, इफ ए स्फेरिकल मिरर इज डिप्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हम एक स्फेरिकल मिरर को पानी में डुबो देते हैं तो उसका फोकल लेंथ अनचेंज रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। रीजन कह रहा है ए लेजर लाइट इज फोकस्ड बाय ए कन्वर्जिंग लेंस, देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट क्रोमेटिक एबेरेशन। यहाँ आप देख रहे हो ऊपर में स्फेरिकल मिरर का चर्चा कर रहा है और नीचे में कन्वर्जिंग लेंस का चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस जो है ये रीजन इसका गलत है। एसर्शन सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर को किसी भी चीज़ में अगर डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं करता है, लेकिन अगर लेंस को डुबोते हैं तो लेंस में ज़रूर फोकल लेंथ चेंज करता है। आप लोग इसके बारे में पूर्व परिचित हैं। तो यहाँ पर आपको एसर्शन सही है बट रीजन गलत है। तो आप जानते हैं ऐसे केसेस में हम सी ऑप्शन लगाते हैं। पांचवा देखिए, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर। सोलर कुकर आप समझते हो कि सोलर कुकर में खाना बनता है, तो सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है कनकेव मिरर का, ये भी बात सही है। यहाँ का रहा है लार्ज कनकेव मिरर जो है ये क्या करता है, सनलाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करता है, एक जगह पर लाता है, जिससे कि सोलर कुकर हीट होता है, उसमें खाना आसानी से बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि कनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट टू ए पॉइंट। हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है कि लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर। तो ये भी बात भी सही है। यहाँ आपको बोथ एसर्शन और रीजन दोनों सही है और ए का एसर्शन का रीजन जो है एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसीलिए यहाँ आप ऑप्शन ए चूज करेंगे, ए मारेंगे। ठीक, अब हम बायोलॉजी संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। बायोलॉजी में लाइव प्रोसेस से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा बायोलॉजी संबंधित कुछ क्वेश्चंस। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा और फिर कौन सही ऑप्शन होगा वो भी बताऊंगा। आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसे कॉपी में भी उतारते चले। मैं रोज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा और वैसा ही क्वेश्चन रखूंगा जो क्वेश्चन की आपको बोर्ड में बहुत ही साथ देगा। हो सकता है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। मैं काफ़ी गहरा अध्ययन करके 2-3 राइटर का बुक पढ़ करके उसको क्रिएट करूँगा और फिर रोज़ डालूँगा। इसीलिए आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट भी करते जाएंगे और ताकि बाद में भी आप इसे आसानी से देख सकें और पढ़ सकें। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। इन ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विद इन। कह रहा है एक बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है पूर्ण रूप से किससे घिरा रहता है। तो यहाँ कह रहा है वेसल्स, हार्ट, स्केलेटन और साइनसेस। यहाँ सही इसका आंसर होगा हार्ट। दूसरा क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं। तो ए में ऑप्शन है बैरोमीटर, ये तो होगा नहीं। दूसरा है स्फिग्मोमीटर, तीसरा है फोटोमीटर, चौथा है मैनोमीटर।
इसमें स्फिग्मोमीटर होगा। हम लोग भी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर किस तरह से मापा जाता है और उसका नॉर्मली रेंज क्या होता है, 120/80 होता है और स्फिग्मोमीटर से मापा जाता है। तीसरा देखिए, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। मतलब हमारे लंग्स से अधिकतर मात्रा में क्या सब बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ए में ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाला जाता है। बी में है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है केवल पानी या वाटर और डी में है अमोनिया। यहाँ अगर केवल कार्बन डाइऑक्साइड आप मारते हो तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं, आप नाक के पास अगर हथेली रखोगे तो आपको हाथ पर कुछ सेकेंड के बाद पानी भी, मतलब मॉइस्चर आपका हाथ लगना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिलीज करता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर भोजन नहीं पचता है। पहला है इलियम, दूसरा है स्टमक, तीसरा है माउथ, चौथा है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस तो हमारे नेक के पास होता है, गर्दन के पास होता है, तो वहाँ पर कोई भी भोजन पाचन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन होगा डी, ओइसोफेगस। पांचवा देखिए, द प्रोसीड्योर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि जब ब्लड को शुद्ध किया जाता है, हाँ, और यूरिया को सेपरेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। छठा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वन चीपली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। हमारे पेट में कौन आसानी से पच जाता है। यहाँ पर वर्ड में थोड़ा सा गलती हुआ है, चीफली होगा, CHIEFLY, चीफली। तो हमारे पेट में आसानी से प्रोटीन्स पच जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन होगा बी। 7 में देखिए, ए ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इज। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा ग्लैंड शामिल नहीं है जो यहाँ पर दिया गया है। पहला है लीवर, दूसरा है सेलेब्री ग्लैंड, तीसरा है पेनक्रियाज, चौथा है एड्रेनल। तो आप लोग यहाँ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि 3 सही हो और आप उसके बारे में बिल्कुल जानते हो और एक गलत है। यहाँ पर आप जानते हो लीवर तो है, सेलेब्री ग्लैंड भी है, पेनक्रियाज भी है, एड्रेनल नहीं होगा, इसीलिए सही ऑप्शन होगा इसका डी। उसके बाद देखिए, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। हमारे गंदे खून को कौन सा भाग शुद्ध करता है। पहला है हार्ट, दूसरा है लंग्स, तीसरा है यूरेटर, चौथा है किडनी। तो हमारे गंदे खून को साफ करने में किडनी की अहम भूमिका है। 9 नंबर में है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। यहाँ पर आपको ए में है साइटोप्लाज्म, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है क्लोरोप्लास्ट और डी में है न्यूक्लियस। तो यहाँ का सही ऑप्शन आपको होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 10 में है, ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी। अब हार्ट से पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड को कौन भेजता है, कौन ले जाता है। इसका आंसर होगा आर्टरी, मतलब धमनी जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग। बी में है कैपिलरी, सी में है वेन, डी में है हीमोग्लोबिन। सही आंसर होगा ए, आर्टरी। 11 में देखिए, नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। मतलब ब्लड को छोड़ करके हमारे शरीर में और कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कि फ्लो करता है। आप लोग जानते हो ब्लड में प्लेटलेट्स, RBC, प्लाज्मा, ये तीनों ब्लड का ही अंग है, ब्लड में ही रहता है। लिम्फ ये अलग लिक्विड है जो कि हमारे शरीर में फ्लो करता है। अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। मतलब प्लांट में फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का मूवमेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ट्रांसपायरेशन,
ट्रांसलोकेशन, रिस्पायरेशन, इवापोरेशन। इसका सही आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्ड इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस किसी भी सेल के कौन सा भाग में इसका प्रोसेस किया जाता है? पहला है ऑप्शन साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और चौथा मतलब डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा साइटोप्लाज्म। 14 है द एग्जिट ऑफ ओनली एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स रेगुलेटेड। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग में गलती हुआ है, मटेरियलेज लिखा चला गया है, यहाँ होगा मटेरियल्स। तो ए में ऑप्शन है लीवर, बी में है एनस, सी में है स्मॉल इंटेस्टाइन और डी में है एनाल स्पिंचर। बहुत बच्चे इसमें एनस समझते हैं, लेकिन ये साफ गलत है। इसका सही आंसर होगा एनाल स्पिंचर। अमीबा शोज फॉलोइंग काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में किस तरह का पोषण होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑटोट्रोपिक, बी में है होलोजोइक, सी में है सेप्रोट्रोपिक और डी में है पैरासाइटिक। देखिए, ऑटोट्रोपिक तो होगा नहीं। ऑटोट्रोपिक मतलब हुआ जो अपना भोजन खुद बनाता हो। सी में है सेप्रोट्रोपिक, जो सड़े गले को खा करके प्रकृति को भी साफ करे। और डी में है पैरासाइटिक, जो दूसरे पर निर्भर हो करके वह भोजन खुद बनाता है, दूसरे पर निर्भर होकर के भोजन प्राप्त करता है, जैसे जू हो गया, लाइस हो गया, ये सब। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका होलोजोइक, बी नंबर। आपका 15 क्वेश्चन खत्म हुआ बायो संबंधित। कल से मैं रोज़ फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और बायो से भी कोशिश करूँगा 10 क्वेश्चन डालूँगा। और आपका SST मतलब सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से भी कुछ क्वेश्चन डालने का कोशिश करूँगा। इसीलिए आप लोग ज़रूर इसे देखें और वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग इसे नोट भी करते जाएं और हो सके परीक्षा में आपको उसी